नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज खबरों के सिलसिले में बहुत सारी खबरें हैं, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, पंजाब से, राजस्थान से। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरा वीडियो बड़े चाव से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम फेसबुक पेज पर डेली लाइव आ रहे हैं। राष्ट्रमत नाम का फेसबुक पेज है जहां आपको मेरे से बात भी हो सकती है। अगर आपको सुझाव देना चाहेंगे, लाइव आकर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल, फेसबुक से काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। अपने मित्र मंडली के साथ काफी सारी देर हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। न्यूज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो बसपा की रैलियां हो रही है, चुनावी कैंपेन हो रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन, उससे विपक्षी दल यानी भाजपा और कांग्रेस काफी घबराई हुई है। और तो और कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं ट्विटर पे, बाकी जगह, जिससे आपको लगेगा कि वाकई भाजपा और कांग्रेस दोनों तिलमिला गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहां पर बसपा की जो तैयारी है, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी रात को नींद नहीं आती। उनको डर है बसपा के उम्मीदवारों से, समस्या है। और तो और कांग्रेस पार्टी में जो बहुजन समाज से, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो लोग नेता हैं, वो अक्सर बसपा के ऊपर हमले कर रहे हैं। और तो और जो बसपा की भारी भीड़ वाली जो रैली होती है, जो इनका झंडा पताका होता है, खचाखच भीड़ होती है, उस वीडियो को दिखाकर ऊपर यह पोस्ट लिखते हैं, चाहे कितने भी समाज के सौदागरों को इकट्ठा कर लो, हम तुम्हें हराएंगे। यानी भाजपा से कहते हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी समाज का सौदागर है? और जो बहुजन समाज से निकलकर अपनी कुर्सी, अपने परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा में ज्वाइन करते हैं, वह क्या है? समाज के शुभचिंतक। आज आपको फैसला करना होगा कि सौदागर कौन, जो एक पूरे समाज को लेकर चल रहा है, समाज में युवाओं को मौका देता है, नेतृत्व का मौका देता है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम के नाम से जानी जाती है, संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने बसपा बनाई थी। उनकी जो पार्टी है, अगर वह सौदागर है, तो विभिन्न राष्ट्रीय दलों में जाकर अपनी कुर्सी सुरक्षित करने वाले नेता वे क्या है? ऐसे में आपको बता दूं, 9 अक्टूबर को आकाश आनंद जी पंजाब के होशियारपुर में रहेंगे। एक दिन भी अब आकाश आनंद फ्री नहीं होते हैं और उसी हिसाब से पब्लिक भीड़ इकट्ठी होती है आकाश आनंद की रैली में, उनका भाषण सुनने के लिए। और बिल्कुल वह जमीनी बात करते हैं, आम जनता से बिल्कुल जो जुड़े हुए सवाल है वो सवाल करते हैं, उसकी निदान बताते हैं और बार बार कहते हैं कि बहुत जल्द ही बसपा का शासन आने वाला है, हम सरकार में होंगे। इस तरह से आकाश आनंद की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। युवा नेताओं में इनकी लोकप्रियता काफी आगे निकल चुकी है और लोग आपस में बात करते हैं कि आकाश आनंद जिस हिसाब से कभी पंजाब, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, जगह जगह पहुंच रहे हैं, हर रोज इनका कहीं न कहीं कोई मीटिंग होता है। अगर बहन मायावती जी बीच बीच में कहीं कहीं पहुंच जाती हैं, कहीं शिरकत कर लेती हैं, तो बसपा की आंधी आ जाएगी। तेलंगाना में जो है आरएस परवीन को फुल सपोर्ट बहन मायावती जी दे रही हैं। हर कैंडिडेट से कॉन्फ्रेंस करती हैं, बातचीत करती हैं और पूरा का पूरा तेलंगाना का चुनाव को अपने हाथ में, अपने नेतृत्व में लिए हुए हैं बहन जी। कहने का मतलब यह, कांग्रेस भी तनाव में है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा की बढ़त है, छत्तीसगढ़ में भी बसपा पीछे नहीं है। इस तरह से जो है बहुजन समाज के अंदर बहुजन समाज पार्टी अब दिखने लग गई है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक अलग उबाल है।
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने यह सोचा कि जातिगत जनगणना करा लेते हैं और समय से पहले इस रिपोर्ट को जगजाहिर कर देते हैं तो हम छक्का मार लेंगे, बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जातियां आपस में गोलबंद हो रही है। मुकेश सहनी ने दावा कर दिया, आप हमें कम क्यों बता रहे हैं, हमारे जाति में तो आप उपजाति को अलग अलग कर दिए, सारी उपजातियों को मिलाकर हम 9% हैं। आपने अपनी जाति में को तो कोई उपजाति नहीं बनाया, सीधे 14% पे आ गए। हमारी जाति को कम दिखाया है। हमारी सारी उपजाति को मिलाकर हम 9% हैं। चिराग पासवान जो है वह रविदास को मिला लेते हैं, यानी एक जो पासवान जाति है जिन्हें दुसाध कहते हैं प्लस चमार, दोनों को एक जगह कर देते हैं तो 5% 10% हो जाता है। कल तक आप यह सोच रहे थे कि हम 85% हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। दो जातियां आपस में गोलबंद करके 10% से ऊपर होने की कोशिश कर रही है। सबको यही होड़ लगा हुआ है कि हम भी बराबर में 14% पे पहुंच जाए और अपनी गोलबंदी करें। उधर अति पिछड़ा वर्ग जो है सीधे कह देता है हर दूसरा आदमी भाजपा समर्थक है। ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है और तो और समस्या बहुत विकट नजर आ रही है। यह खोजी पत्रकारिता का एक अंग है। रोज रोज नए नए भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। आप कल तक ये जानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर है, मथुरा में कृष्ण मंदिर है। राम और कृष्ण को आप भगवान मानते थे। सनातन धर्म जो है टारगेट पर था। पूरे देश में भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण करती थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सुना होगा कि बहुजन समाज के अंदर भी धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और नए नए भगवान पैदा होंगे। अक्सर जब भी आप बहुजन समाज के किसी मीटिंग में जाएंगे, वहां पर पेरियार स्वामी की, सावित्रीबाई फूले की, ज्योतिबा की, सबकी नाम आता है। डॉक्टर अंबेडकर की, मानवर काशीराम जी का भी नाम आता है। उनके फोटो बड़े प्रतिष्ठित तरीके से लगाए जाते हैं, सम्मानित तरीके से उनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज में एक नई गूंज उत्पन्न हुई है। माता सबरी का मंदिर, संघ परिवार जगह जगह माता सबरी का मंदिर बनाने जा रही है। मुसहर समाज के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। माता सबरी का मंदिर होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। आपको क्या लगता है पासवान जाति के भगवान नहीं है? उनके भी मंदिर बनने शुरू हो चुके हैं। बाबा चूहरमल, और बाबा चूहरमल को जो है संघ परिवार सपोर्ट करेगा उस मंदिर को। कहने का मतलब इस देश की जो राजनीति है वो शिक्षा के इर्द गिर्द नहीं होगी, मंदिरों के इर्द गिर्द होगी और आपके मंदिर ढूंढ लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर क्यों चले गए भाजपा में? वहां भी संघ परिवार का ही सपोर्ट है ओम प्रकाश राजभर जी को, क्योंकि उनकी जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो राजा सुहेलदेव जो थे वो मुगलों को खदेड़ा था और जिन्होंने मुगलों को खरीदा था वो खदेड़ा है वो भाजपा के तो अंग हो ही सकते हैं, क्योंकि मुगल, नेहरू यही सब तो विरोध का जो सब्जेक्ट है भाजपा के पास। तो कहने का तात्पर्य है जब बात मुगलों की आएगी और उसके जो शत्रु होंगे वो भाजपा के मित्र होंगे। तो सुहेलदेव पार्टी यानी सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर जी, ये प्लांटेड है भाजपा के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कल तक आप जनगणना में ये देख रहे थे कि 36% पिछड़ा वर्ग, 27% अति पिछड़ा वर्ग, तो आपको हम बता देते हैं इसमें 6% पिछड़ा और 6% अति पिछड़ा यह मुसलमानों का है और दोनों मिलाकर 12% हो जाता है। और 17% मुसलमान में से अगर 12% निकाल देते हैं तो 5% में आ जाते हैं शेख सैयद पठान, जो उनकी ऊंची जाति होती है मुसलमानों में। इस तरह से खंड विखंड ये करते जा रहे हैं और भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण करती जा रही है। हर रोज एक नए नए भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। कभी आप बिहार के पटना से पूरब की दिशा में चलेंगे, मोकामा आते आते आपको मरियम मंदिर भी मिल जाएगा। ऐसे बोध गया में
बौद्ध मठ तो है ही, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो बाबा चूहरमल का भी मंदिर मिल जाएगा। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि मुसहर समाज बकायदा डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ माता सबरी का मंदिर होना चाहिए, वो हमारी भगवान है। तो इस धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर कैसे निकाला जा सकता है समाज को, जहां शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इस जनगणना में यह नहीं बताया गया है कि जो प्रतिशत आया है उस प्रतिशत में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, जबकि बिहार सरकार के द्वारा बार बार यह कहा गया, पटना हाई कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी ये दलीलें दी जा सकती है कि हम उनकी शिक्षा, हम उनकी जो भी है मतलब कि रोजगार है कि नहीं है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, यह सब देखने के लिए सर्वे कर रहे थे, हम कोई जनगणना नहीं कर रहे हैं, ऐसा दलील पटना हाई कोर्ट में भी दिया गया। तो कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 14% तो यादव बता दिया गया, लेकिन कितने परसेंट वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने परसेंट अफसर हैं, कितने परसेंट सरकारी नौकरी में, ये नहीं बताया गया। अगर पासवान की ही ले लेते हैं, बाकी जातियों की ही ले लेते हैं, सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत हैं और बेरोजगार कितने हैं और शिक्षित कितने हैं, महिलाएं जो है कितनी शिक्षित है कितनी अशिक्षित है, क्या उनको कितने मौके मिलेंगे, यह सब क्लियर नहीं किया गया। तो हम क्या मान लें? केवल मतदाता सूची को देखकर मतदाता गणना हुआ है या जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना हुआ है? कहने का तात्पर्य यह कि अब कहीं न कहीं से कुछ फर्जी साबित हो रहा है। हम आपको बता दें, हम खुद बिहार से हैं, गांव के रहने वाले हैं, और हमने देखा इस जनगणना को। सब कुछ पूछा गया था, शिक्षा का स्तर पूछा गया था, संपत्ति का स्तर पूछा गया था, मकान देखा गया था, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, यानी सोशल स्टेटस पूछा गया था। लेकिन ये राजनीति वाले लोग केवल जातीय जनगणना सामने रखे, बाकी कुछ इन्होंने नहीं बताया। इसके ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं और भाजपा इनके पीछे लगी हुई है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के फिराक में लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है 27% जो अति पिछड़ा है वहां भाजपा का बोलबाला है। नीतीश कुमार ऐसे नेता रहे कि बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी में अपने से सुपर नेता किसी को बनने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे दूर हैं। चिराग पासवान जो पासवान के नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई जहां जहां शेड्यूल कास्ट के चमार जाति का मोहल्ला है वहां रविदास मंदिर क्यों नहीं बनेगा। जहां जहां पासवान है, दुसाध मोहल्ला है, वहां बाबा चूहरमल का मंदिर क्यों नहीं बनेगा। भाई आस्था का प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है कि पासवान और चमार जाति को गोल बंद करके चिराग पासवान भाजपा के पाले में ले जाएंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि टोटल जनगणना का 10% तो भाजपा के हाथ से गया नहीं। और रही बात 15% सवर्णों का, तो उसके पास है ही। तो यहां 25% कंफर्म हो जाता है, अति पिछड़ा भाजपा से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य 5 किलो चावल, गेहूं, छोटी छोटी रेबड़ियां, और अनुराग ठाकुर जी ने कल परसों जो ऐलान कर दिया उज्ज्वला योजना का, 600 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, जिसमें 300 रुपये सब्सिडी भी देंगे। तो जो अति पिछड़ा वर्ग के पास उज्ज्वला योजना है उनको अब गैस मिलेगा 300 रुपये। तो किसको वोट देंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये जो जातिगत जनगणना का खेल किए थे, कहीं न कहीं से इसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा गोलबंदी पे उतर आई है। कांग्रेस और बसपा इन 4-5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। भाजपा व्यस्त है, लेकिन उसकी नजर बिहार की जातिगत जनगणना पर है और अपने सारे करिंदे छोड़ दिए हैं। संघ परिवार ये चाहती है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी में, बहुजन समाज में, इनको हर जगह उनके जो भी भगवान हैं, उनके जो पीछे के हैं पूर्वज जिनको वो पूजते आए हैं, उनका मंदिर वगैरह बनाकर आध्यात्मिक से जोड़ दिया जाए, आस्था से जोड़ दिया जाए। क्योंकि राजनीति में जाति धर्म बताकर भावनाओं से खेली जाती है और इस गूढ़ रहस्य को शायद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं।
जब मामला माता सबरी का आएगा, क्या वहां पर हमारे बहुजन समाज के लोग सावित्री बाई का फोटो लगाएंगे, वहां पर प्रसार करेंगे? तो बताएंगे कि सावित्री बाई ने हमें संस्कार दिया, हमें शिक्षा दिया, हमें जीने का रास्ता बताया। वो पहली महिला थी जो घरों से बाहर निकलकर, उनके ऊपर कूड़े फेंके जाते थे, कपड़े खराब कर दिए जाते थे, लोग कहते थे कि महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है। उस जमाने में पढ़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। इस तरह का जागरूकता प्रोग्राम आप कर पाएंगे, क्योंकि माता सबरी रामायण से जुड़ी हुई है और रामायण से राम जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस बहुजन समाज को माता सबरी के द्वारा अयोध्या से जोड़ दिया जाएगा। तब क्या होगा? कहने का मतलब यह है, धार्मिक ध्रुवीकरण तो होगा। उसी तरह से हर जाति के कोई न कोई भगवान, कोई न कोई महापुरुष ढूंढ लिए जाते हैं और वहां पर उनका मंदिर स्थापित कर दिया जाता है। इस धार्मिक राजनीति से कैसे बचेगा बहुजन समाज? क्योंकि एक ही हल दिखाई देता है, जागरूकता प्रोग्राम लोगों में समझ आनी चाहिए, लोगों को जगाया जाए कि ये राजनीति है, ये एमएलए एमपी जो भी चुनाव जीत कर जाएंगे वो देश चलाएंगे, आपके शिक्षा, आपकी सेहत, आपके रोजगार की बात करेंगे। अन्यथा आप धार्मिक ध्रुवीकरण में इनसे आप कुछ नहीं पूछ पाओगे। जाति देखकर, धर्म देखकर वोट कब तक करते रहोगे? ये हालात बनी हुई है। आम जनता नहीं पूछती है। आप देख लेते होंगे बड़े बड़े जो मीटिंग में केवल एक ही नारा लगता है, जय श्री राम, और उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजें जो भी है जरूरत की, सब गौण हो जाती है। यह अंधी राजनीति इस देश में कब तक चलती रहेगी? और एक बड़ा वर्ग जो है बहुजन समाज, वह भी कूद गया ऐसी ही राजनीति में। यह सोच लिया कि अगर हम जातिगत जनगणना कर लेंगे, 85% दिखा देंगे, तो केवल आपका अंक दिखाने से, आपका जो है आंकड़े दिखाने से आपको वोट नहीं मिलेगा। क्या भावनात्मक तौर पर आप सभी को एक जगह ला पाते हैं? क्या एक जगह जोड़ पाते हैं? कहने के लिए मूल निवासी कई बार बोल देते हैं, आपस में शादी ब्याह होता है, क्या आपका रीति रिवाज मिलता है? जब आपस में एक नहीं है, भावनात्मक तौर से आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो आंकड़ों के खेल से वोट नहीं मिलता है। फिर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और यहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जरूर पिछड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। जो संजय निषाद हैं, वो बार बार निषाद राज की बात करते हैं। तो क्या जो मल्लाह जाति है उसमें केवट और निषाद राज का मंदिर बनेगा? वहां भी धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से ये आई है आंकड़े जनगणना के, चंद्रगुप्त मौर्य, महर्षि चाणक्य, सबको याद आने लग गए। सब अपना अपना इतिहास पूर्वजों को टटोलने लग गया। और जो राजनीतिक लोग हैं, जिसको हम कह सकते हैं कनिंग पर्सन, बिल्कुल चतुर चापलूस, वो सब के सब यह ढूंढ रहे हैं क्यों नहीं इनको मंदिर ही बनवा दिया जाए इनके पूर्वजों के नाम पर, उनको भगवान बनाकर स्थापित कर दिया जाए और भावनात्मक तौर पर यह जुड़ जाएंगे। बहुत जगह आपने सुना होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, तो वहां पर वह हमेशा शिक्षा की बात करते थे, संविधान की बात करते थे। मूर्तियां टूटती है, पुलिस आती है, छोटी मोटी कार्रवाई करके 2-3 दिन ये राजनीति होती है, उसके बाद सारे मामले शांत कर दिए जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे, वो शिक्षा की बात करते थे। यहां तो ऐसा मंदिर बनाने वाले हैं कि सुबह शाम पूजा होगी, वह मंदिर जो है कभी खाली ही नहीं होगा। माता सबरी का मंदिर 24 घंटे भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। मंदिर बनाया जा रहा है। बाबा चूहरमल जो पासवान जाति से आते हैं, उनके जो भगवान हैं, उनकी जब मंदिर बनेगा वहां पब्लिक हटेगी नहीं, क्योंकि भगवान और महापुरुष में थोड़ा सा अंतर होता है। भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है, महापुरुष के रास्ते पे चले जाते हैं। महापुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, उनके हिसाब से चले जाते हैं, मूर्तियां बन जाती है। उस मूर्ति को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, अक्सर हमने देखा है। इसलिए सुनसान देखकर जो भी गलत लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो अपना काम कर देते हैं। ले देकर 2024 में जो हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार का धार्मिक
ध्रुवीकरण होगा और बहुजन समाज इस अंदेशे से बेखबर है। कांग्रेस को यह नजर आ रही है कि बसपा मजबूत हो रही है, भाजपा को यह नजर आ रही है कि कहीं कांग्रेस और बसपा इकट्ठा ना हो जाए, इंडिया गठबंधन ना मजबूत हो जाए। ले देकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ के जितने भी चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ के, ये सब आपको तय कर देंगे कि 2024 में किसका सिक्का चलेगा और इंडिया गठबंधन में भी सबसे मजबूत दल कौन होगा। बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी अथवा नहीं होंगी, मजबूती दिखाई दे रही है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है आप तक सूचनाएं पहुंचाना। हम किसी धर्म, किसी मजहब, किसी आस्था के खिलाफ नहीं है। जहां जो घटनाएं घटित हो रही है वह आप तक पहुंचा देते हैं। फैसला तो आपके हाथ में है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा या धर्म जिंदा रहेगा, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे या ये जो देश की राजनीति जिंदा रहेगी। कुल मिलाकर हमने सही एवं सटीक इंफॉर्मेशन आपके पास, सही सूचनाएं प्रस्तुत कर दी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।